दोस्तों नमस्कार। आज मैं उस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं जहां पूरे विश्व की निगाहें लगी हुई, आपकी भी निगाहें लगी हुई हैं। इजराइल ने 13 जून को ईरान के ऊपर फाइटर जेट के साथ 200 फाइटर जेट भेज दिए, लगातार ताबड़तोड़ हमले किए और दूसरे दिन अगले ही दिन बदला लेने की नियत से ईरान ने इजराइल के ऊपर 200 से अधिक मिसाइलें दागी। दोनों ही केसेस में मानवीय त्रासदी जारी है, लगातार जनहानि हो रही है, धन हानि हो रही है, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है, दुनिया पर इसका प्रभाव भी पड़ना तय है, भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब आज इस क्लास में हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच दुश्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तत्कालिक कारण क्या है, क्या ईरान के साथ धोखा हुआ है, इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत आप लोगों से करेंगे। मैं सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा, ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी आज की नहीं है, सन 1979 की है। जब शाह का शासन समाप्त हुआ है ईरान पर शाह का शासन समाप्त होने के बाद से वहां पर अयतुल्लाह खामेनी के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य का उदय हुआ और चूंकि ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानने लगा और इजराइल को अमेरिका के काफी करीब, इसलिए उसने ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन घोषित कर दिया। और इजराइल की चिंता यह थी कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कर रहा है, परमाणु हथियार न बना ले, जो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व के ऊपर संकट न पैदा हो जाए। इसलिए इजराइल भी उस पर हमेशा से दुश्मनी की निगाह लगाए रखा और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की हर संभव कोशिश करता रहा और करता रहेगा और आज भी कर रहा है। भीषण दोनों के बीच युद्ध जारी है, भीषण युद्ध जारी है, दोनों ओर से मानवीय तबाही भी जारी है। अब बात करते हैं कि अभी क्या हुआ, फिलहाल क्या हुआ, क्या ईरान के साथ धोखा हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इजराइल ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए। सवाल यहां उठता है कि दोनों के बीच तत्कालिक दुश्मनी और जो पुरानी दुश्मनी है उसका एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही कारण है, बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कहते हैं। मुद्दा एक ही है, इजराइल चाहता है कि किसी भी कीमत पर ईरान परमाणु हथियार न हासिल कर सके, यूरेनियम संवर्धन ना कर सके, यही एक कारण है। इसके लिए दुनिया के सभी देश प्रयास, सभी शक्तिशाली देश, अमेरिका ने भी कई बार कोशिश की, ईरान को वो भी दुश्मन मानता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा है। इसी कड़ी में सन 2015 में 2015 में एक ज्वाइंट प्रयास हुआ, प्लान ऑफ एक्शन तैयार हुआ, उस पर अमेरिका ने और ईरान ने भी हस्ताक्षर किए और तमाम कई शक्तिशाली देशों ने हस्ताक्षर किए, जिससे कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को, ईरान के परमाणु हथियार वाले कार्यक्रम को रोका जा सके। ईरान ने भी उस पर दस्तखत कर दिए, इसलिए कि उस पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध भी हट जाएं और हटा भी लिए गए। लेकिन ट्रंप साहब आ गए और जो है 2018 में ट्रंप साहब ने इस संधि से अपने आप को बाहर कर लिया और यहीं से खुल गया ईरान का भी रास्ता और ईरान ने कहा अब हम परमाणु हथियार जरूर हासिल करेंगे, आप इस संधि से बाहर हट रहे हैं, हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगे रहेंगे तो हम भी अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे। लेकिन दोबारा से ट्रंप साहब की वापसी होती है और अभी ट्रंप साहब फिर से आते हैं और ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने फिर से एंगेज किया ईरान को एंगेज किया, ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की बातचीत प्रारंभ की। 5 दौर की वार्ता शुरू हो गई, संपन्न हो गई। 6ठे दौर की वार्ता जब होने वाली थी उसी बीच इजराइल ने ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ऐसा क्या हुआ, क्या इजराइल को ट्रंप साहब के ऊपर भरोसा नहीं था या ट्रंप साहब ने जैसा कि कहा हमें पूरी जानकारी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, तो वार्ता का नाटक क्यों किया जा रहा था? या तो इजराइल ने मानी नहीं ट्रंप साहब की, ट्रंप चचा की मानी नहीं, और या फिर जो है उनकी पूरी जानकारी, उनकी सहमति से इस वार्ता के दौरान ही ईरान पर हमला कर दिया। जबकि ईरान इस बात के लिए राजी हो रहा था कि हम केवल पीसफुल पर्पज के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेंगे, यूरेनियम इनरिचमेंट उसी लेवल तक करेंगे, बाकी परमाणु हथियार हासिल करने की हमारी मंशा नहीं है। इस पर वो तैयार भी हो रहा था। अचानक से हमला क्या हो गया, क्यों हो गया? अब एक देखते हैं यहां, इसके माध्यम से कुछ चीजों के माध्यम से हम देखेंगे। ये देखिए वार्ता का वो दृश्य, जब वार्ता हो रही है लेकिन और उनको आश्वासन, ईरान को आश्वासन भी दिया जा रहा है और ईरान भी आश्वस्त है, वो एकदम से कंफर्म है कि हमारे ऊपर ऐसा कोई हमला नहीं होने जा रहा, वार्ता हमारी सफलता की ओर जा रही है। अचानक से या तो ट्रंप साहब की सुनी नहीं गई या ट्रंप साहब जैसा कि कह रहे हैं हमें सब जानकारी थी,
और इन्होंने कहा भी था कि 60 दिन आपको दे रहे हैं, आप चीजों को कर लीजिए, नहीं तो हमला हो सकता है। लेकिन 60 क्या हो, वार्ता ही संपन्न नहीं हो पाई, उससे पहले हमला हो गया। तो यहां पर सवाल तो कई खड़े होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्रंप साहब के ऊपर भी उठेंगे, इजराइल के ऊपर भी उठेंगे, तमाम अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के ऊपर उठेंगे, यूएन के ऊपर जो बार बार किसी युद्ध को रोकने में असफल हो जाता है। आपको याद होगा इराक का युद्ध, जिसको केमिकल वेपन्स, खतरनाक हथियारों के नाम पर लड़ा गया, खतरनाक की कहीं इराक जो है केमिकल वेपन्स और ऐसे खतरनाक रासायनिक हथियार हासिल करने की फिराक में है, और इसी नाम पर उसके ऊपर अटैक किया गया। बाद में कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका सवालों के घेरे में आई, पहले भी आई, आज भी आएगी, और अभी ट्रंप साहब की भी भूमिका, जो कि पीस का नोबेल लेने के लिए मुझे लगता है काफी छटपटा रहे हैं। जैसा इन्होंने भारत के संदर्भ में कहा मैंने युद्ध रुकवा दिया, अब ये ईरान के लिए भी कह रहे हैं कि बातचीत कर लो, अभी भी समय है, अभी भी समय है। हर चीज का क्रेडिट इन चाचा साहब को चाहिए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं तबाही का मंजर। दोनों सेनाएं एक दूसरे के ऊपर कैसे टूट पड़ी हैं। इजराइल लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, ईरान उसके जवाबी हमले कर रहा है, अंत में मानवता त्राई त्राई कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईरान का नतंज में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी जिस पे हमला किया, और यही नहीं, हमला इस तरह के नियोजित, इस तरह से प्लान था कि सभी टॉप सैन्य कमांडर्स, सेना प्रमुख, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड हैं, वो मारे गए, 2 वैज्ञानिक भी मारे गए, वायुसेना के भी तमाम बड़े अधिकारी मारे गए। तो इस तरीके से ईरान का वो सटीक हमला और तमाम, देखा होगा आपने, मिसाइलें बरस रही ईरान के ऊपर, ईरान बरसा रहा है मिसाइलें इजराइल के ऊपर। टीवी पर देख करके लोगों को काफी मनोरंजन, काफी उत्साह भी होता होगा, लेकिन जिनके ऊपर गिरती है, जिनके ऊपर बीतती है, वो जाने। ईरान ने भी बदला लेने की भावना दिखा दी, बता के किया कि हम बदला लेंगे जरूर, आपको पछताना पड़ेगा। ईरान ने कहा आपको पछताना पड़ेगा, और उसने दूसरे ही दिन हमला किया। हालांकि इजराइल का बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनको पता था ईरान पलटवार जरूर करेगा, इसीलिए काफी फोटोग्राफी वगैरह भी बड़ी आसानी से होती रही और वो लोग करते रहे। और वहां इजराइल पर जो हमले हुए उसकी बाकायदा फोटोग्राफ्स आए हैं। कई 1, 2, 3 जो है कुछ ऐसी मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, 5 मैक वाली मिसाइलें वहां पर गिरी, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइलें वहां पर गिरी इजराइल के ऊपर। उनका भी नुकसान हुआ, उनके आयरन डोम के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठा, लेकिन वो अलग मुद्दा है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। अब देखिए दोनों तरफ से जो है हमले जारी हैं। इधर से 200 जहाज गिराते हैं, फाइटर जेट, कितने देश क्रॉस करके उस पर देखिए कि ये तमाम जो लीडर्स हैं जो मारे गए थे, उनके जनरल हुसैन सलामी और तमाम ऐसे मोहम्मद बघेरी और वैज्ञानिक भी मारे गए थे जो है। और यहां पर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से हमला हो रहा है। एक देश इजराइल यहां पर है इजराइल वो देश, और कहां हमला हो रहा है यहां ईरान में। ये तमाम फैसिलिटी जहां पर जो है हमला हुआ है, नतंज जाओ ईरान में है, ईरान है आपका पोर्शन, और यहां है इजराइल। इराक, सीरिया, ये सब क्रॉस करके जाके ये जो है इजराइल ये हमले कर रहा है ईरान पर, और ईरान हमले कर रहा है इस पर। यानी बीच के देश सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं, अपने एयर स्पेस में एक दूसरे की एंट्री, यानी दुश्मन देशों की एंट्री को रोक भी नहीं पा रहे हैं। हालांकि इजराइल बहुत पहले से कहता रहा है कि हिजबुल्लाह को समर्थन करता है। कौन? हिजबुल्लाह को समर्थन करता है ईरान, जो कि लेबनान और सीरिया में जो हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है उसको समर्थन करता रहा। यह भी एक दुश्मनी का कारण रहा है। हमेशा से इजराइल कहता है कि ईरान ही इनको समर्थन करता है, जो इजराइल के खिलाफ ये संगठन हिजबुल्लाह लड़ता रहता है। तो देख लीजिए तमाशबीन, बीच के देश, और हमला ये देश इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, इस तरह से हमला एक दूसरे के ऊपर, रेसिप्रोकल हमले जारी हैं। अब देखना यह है, ये देख लीजिए तमाम ऐसी फैसिलिटीज जहां पर ये हमले हो रहे हैं। और जैसे कि ईरान के तमाम कई ठिकानों, 5-6 ठिकानों पर लगातार हमले हुए, और ईरान ने भी तेल अवीव, यरूशलेम पर हमले करके इजराइल को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और जो जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, ये सारी बातें लगभग पहले से जानते होंगे। ईरान में नतंज पर, तेहरान पर, तबरीज पर, और पिरान शहर पर, करमनशाह पर, इन तमाम जगहों पर हमले हुए हैं ईरान के अंदर। अब ये न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसकी बात की जा रही है, और यूएस ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, जिसके बारे में पहले चर्चा कर रहा था, जिसके बीच में ही हमले हो गए, यानी प्रश्न चिन्ह लग गया।
लग रहा है धोखा हो गया। धोखा किसके साथ हुआ? ईरान के साथ। धोखा किसने किया ये आप खुद तय करेंगे, ये हमारा काम नहीं। ये आप खुद तय कर सकते हैं कि वार्ता के दौरान ही कि अगर हमले होते हैं तो सारी चीजें आपकी बहुत क्लियर हो जाती। लेकिन ये दुनिया ये ना समझे कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत पाकिस्तान लड़ रहे होते हैं तब अमेरिका कहता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल हथियार सप्लाई करने लगता है, इजराइल को हथियार सप्लाई करने लगता है, लेकिन यहां पर वो क्रेडिट लेने लगते हैं कि हमने युद्ध रुकवा दिया, हमने युद्ध रुकवा दिया। सही गलत की बात यहां नहीं करते। पाकिस्तान भारत के ऊपर जो है हमले करता है, भारत में आतंकी संगठनों को भेज करके हमले कराता है, पहलगाम जैसे हमले कराता है, पठानकोट जैसे हमले कराता है, तमाम हमले कराता है, पुलवामा जैसे हमले कराता है, लेकिन वहां खुलकर नहीं आते। जबकि इजराइल को कहते हैं उसे आत्मरक्षा का अधिकार है, इसलिए वो ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने नहीं देगा। तो ईरान को जो है क्या आत्मरक्षा का अधिकार है या नहीं, ये आपको तय करना होगा। हालांकि भारत ने दोनों देशों के साथ बातचीत की है, दोनों के साथ बातचीत करके तनाव को कम करने की कोशिश की है। वैश्विक स्तर पर यही होना चाहिए, तनाव कम करने, बातचीत से हल करने की कोशिश करना चाहिए। हथियार किसी भी समस्या का, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी समस्या, वैश्विक स्तर की समस्या कभी हल नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग जो है तय कर सकते हैं कि दुनिया किस रास्ते पर जा रही है और इसके तेल की कीमतों सहित अन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भविष्य बताएगा। थैंक यू।